Hi class, welcome to another edition of Residential Status। इस सेक्शन में हम साथ पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये बताता है कि आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपको किन किन सेगमेंट्स में किन किन तरह की इनकम्स के अंदर में टैक्स लगता है या आपको टैक्स नहीं लगता है। आइए साहब समझते हैं। तो साहब पहला वाला जो सेगमेंट है वो कहता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम कौन सा सेक्शन में आता है? सेक्शन 5 के अंदर में। और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है जो रेजिडेंशियल स्टेटस, हमने इतना जो पढ़ाई की सेक्शन 6 के अंदर में, वो रेजिडेंशियल स्टेटस। आप रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, अगर एओपी है, बीओआई है, ये सब चीजों की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होती है, इसके लिए आप मेरी पुरानी दूसरी वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर में मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 relates to individual residential status, part 2 relates to HUF residential status, and part 3 relates to all other SSCs। तो साहब पहला जो सेगमेंट बोलता है, फैक्टर जो आपका डिटरमाइन करता है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरा डिटरमाइन करता है कि प्लेस ऑफ अक्रूवल, कहां पे आपका इनकम जो है वो अक्रू हो रहा है, जो कहां पे आपकी कमाई बन रही है, कहां से आपका पैसा आ रहा है, इंडिया से, बाहर से, या ये एक्चुअल में भी हो सकता है, रिसीव्ड भी हो सकता है, या डीम्ड भी हो सकता है, यानी कि अक्रू हो गया, पैसा बाद में मिलेगा। फिर पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम हैड अक्रूड और वॉज टू बी रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी, यानी कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर में आपका जो इनकम है वो डिराइव हो रहा है। तो ये सब भी डिटरमाइन करते हैं जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, उसके हिसाब से इन फैक्टर्स के बेसिस पे आपकी इनकम डिसाइड होती है। तो टैक्सेबिलिटी स्टेटस बेसिस दी रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे क्या होता है साहब, ये सारी चीजें हैं। एक टेबल बना दिया गया है आपके समरी के, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बहुत क्रिस्प समरी है, ठीक है, जिसके अंदर में सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 5(1) सारे के सारे इसके अंदर में ही फॉल कर जाते हैं। आइए साहब समझते हैं। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड टू बी रिसीव्ड मतलब आपको ये इनकम मिलेगी इंडिया के अंदर में, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सर तीनों तो एक ही बात है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड आ रहा है रिसीव्ड इन इंडिया, ये जो है इंडिया जो वर्ड है, यहां पे आपको कोई भी इनकम आती है, कुछ भी होता है, तो आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अक्रूज और अराइजेज और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, आपने कुछ काम किया साहब, उसका या तो वो इनकम अक्रू इंडिया में हो गई, या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके लिए गवर्नमेंट बोलती है अगर ये कंडीशंस हो जाएंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये इंडिया के अंदर में ही अक्रू अराइज हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर किसी अदर कंट्री में काम कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऑल 3 सेगमेंट्स में हमारे पास ये टैक्सेबल है। इनकम अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया बट, यहां पे एक बट है। बट क्या? बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया, मतलब हिंदुस्तान के अंदर में उसका सारा जो कंट्रोल है बिजनेस का वो इंडिया के अंदर में है। तो साहब रेजिडेंट अगर आप होंगे तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा किसी भी तरीके से हो, मगर अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। उसी तरीके से इनकम अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया फॉर अ बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहरी कंट्रोल है और बाहरी पैसा मिल रहा है, अगर आप तो रेजिडेंट है साहब टैक्सेबल।
हर एक चीज में रेजिडेंट का अगर आप देखेंगे तो साहब आपका जो भी इनकम, चाहे हिंदुस्तान से कमाए चाहे आप बाहर से कमाए, अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं तो आपका हर एक इनकम टैक्सेबल होगा। हर एक इनकम आपके लिए, आपको उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत के अंदर में रेजिडेंट रह रहे हैं, उसके संसाधन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको इन सबसे बचना है तो वो पहले जो दो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल ना करें। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर बाहर से कमाई हो रही है तो नॉन टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट तो भैया वैसे ही नॉन टैक्सेबल है। नहीं तो गूगल इनकॉर्पोरेशन का जो जो गूगल इनकॉर्प जो यूएस के अंदर में कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज को यहाँ टैक्स देना पड़ता है। तो दिस इज नॉन टैक्सेबल। अब यहां पे एक साहब एक्सप्लेनेशन है, द पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया। अगर आपने बाहर से कुछ पैसा कमाया है और आप उसे इंडिया में लेकर आ रहे हैं तो इन तीनों में आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है साहब। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 5 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट एन आइटम ऑफ इनकम, एनी मतलब कुछ रेंट, पीजीबीपी, short term capital gain, long term capital gain, any type of income accruing or arising outside India shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into account in the balance sheet prepared in India। अगर आपने खाली बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली इंडिया के अंदर में और आपका बाहर से इनकम आ रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे टैक्सेबल हो जाए। एक्सप्लेनेशन है साहब ये, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, भैया मेरी बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो आप टैक्स दो। नहीं साहब, अगर आपकी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया है तो इट इज इट इज नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन दैट इन योर बैलेंस शीट। बट रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर में तो डिपेंडेंसी होती है। आइए साहब समझते हैं इनकम डीम टू अक्रू और अराइज क्या मतलब होता है। डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 बोलता है, इनकम अराइजिंग, अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू बिजनेस कनेक्शंस इन इंडिया, एनी प्रॉपर्टी एंड एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। इन इंडिया का देखो यहाँ पे हर एक जगह पे वर्ड आता है। तो इनकम या एसेट इन इंडिया से जो मेरी इनकम अराइज हो रही है वो तो मेरी टैक्सेबल होगी ही होगी। सैलरी अर्न्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आप बाहर से आकर के भी इंडिया के अंदर में काम कर रहे हैं तो भी आप सर टैक्स दे दीजिए, क्योंकि आप इंडिया के संसाधन यूज कर रहे हैं। सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, जो मैंने पहले आपको बताया था। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, अगर बाहर भी दे रही है तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा साहब। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन तीनों के अंदर में अगर नॉन रेसिडेंट दे रहा है, इफ मनी इज बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कैरिड ऑन इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर में आपने लोन उठाया, आपने लोन कहीं से उठाया और आप बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया के अंदर में कैरी आउट कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का आपका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर द प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया और मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। अगर आप रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे करके ले रहे हैं, सॉरी, जो कि इंडिया में यूज हो रही है, वो रॉयल्टी या पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह जो यूज हो रही है या टेक्निकल सर्विसेज यूज हो रही है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। रॉयल्टी पेड बाय द गवर्नमेंट अगेन टैक्सेबल हो जाएगी। पर्सन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया तो होगा ही होगा साहब। बट इसमें क्या एक्सेप्शन है, इफ द मनी बोरोड, if the money if the money borrowed are used for technical services or royalty outside India तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। या if the money borrowed are used for technical services, royalty services are utilized for making income outside India तो वो जस्ट इसका ऑपोजिट यहां पे आ रहा है, ठीक है।
और लास्ट हमारा है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग अ सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने कोई सामान खरीदा नहीं और उसको एवं ही पैसे दे दिए, 50,000 से ऊपर आपने पैसे दे दिए तो टैक्सेबल हो जाएंगे साहब। तो मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय रेसिडेंट इंडियन टू अ नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी resident but not ordinary resident where the aggregate of such sum is greater than 50,000। ठीक है साहब, तो वो 50,000 रुपीज आपके लिए, 50,000 के ऊपर जो जाएगा मतलब टोटल अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है साहब, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था। आइए साहब, नेक्स्ट सेगमेंट में हम शुरू करेंगे हेड्स ऑफ इनकम, विच इज आई विल स्टार्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज। If you are liking my video, please like, subscribe to my channel. Thank you very much for notes, and for any queries, please feel free to contact on my email address. You can contact me over the phone as well. Thank you very much and have a very pleasant and